हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी कि इटली का एकीकरण। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम उसके बैकग्राउंड के बारे में जान लें। अगर एकीकरण यानी कि यूनिफिकेशन हो रहा है तो कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जो उस यूनिफिकेशन को रोकेंगे, तो कुछ फैक्टर ऐसे भी होंगे जो कि हेल्पफुल नेचर में होंगे। अगर यूनिफिकेशन हो रहा है तो मतलब कोई ना कोई प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस के तहत ही उसका यूनिफिकेशन होगा, और जब यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा? रिजल्ट निकल कर आएगा। बैकग्राउंड स्टोरी अगर हम जानते हैं तो उसमें हम जानेंगे कि रोमन साम्राज्य का जब यानी कि रोमन एम्पायर का जब डिक्लाइन होता है तो डिक्लाइन के बाद में उसका डिसोल्यूशन यानी कि विघटन हो जाता है, जिसको बाद में किसके द्वारा यूनिफाइड किया जाता है? नेपोलियन के द्वारा। ठीक है, नेपोलियन क्या करता है? उसको वापस से एकीकृत करता है। बाद में जब नेपोलियन का ही डिक्लाइन हो जाता है तो वियना सम्मेलन यानी कि वियना कॉन्फ्रेंस होती है, और वियना कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? ये फिर से एक बार डिवाइड हो जाता है, और इसकी मेन वजह कौन होती है? मेटरनिक होता है। मेटरनिक जो है इसको वापस से क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा, और फिर 1870 में जाकर ये वापस से क्या हो जाता है? यूनिफाइड हो जाता है। अब हम इटली के मैप से इटली की जो कंडीशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो, इटली का जो मैप है उसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर नीस है, यहाँ सेवाय है, यहाँ पिडमांट है, यहाँ लोम्बार्डी है, यहाँ वेनेशिया है, फिर उसके बाद में परमा, मोडेना, टस्कनी, रोम, नेपल्स, सिसिली, सार्डिनिया है। अब इसमें सेवाय और नीस जो है ये दोनों किसके इफेक्ट में रहते हैं? ये दोनों फ्रांस के इफेक्ट में रहते हैं। ठीक, पिडमांड और सार्डिनिया जो है इस पर किसका रूल होगा? सेवाई डायनेस्टी का रूल होता है। लोम्बार्डी और वेनेशिया जो है दोनों किसके साथ डोमिनेट होते हैं? ऑस्ट्रिया के साथ डोमिनेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में परमा, मेडोना, टस्कनी, कहने को ये तीनों क्या है? इंडिपेंडेंट है, पर किससे इन्फ्लुएंस्ड है? ऑस्ट्रिया से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, रोम के अंदर किसका रोम जो है वो पोप का राज्य होता है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट होता है, पर आप ये मान के चलो कि अगर यहाँ पोप है तो पोप को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर किसकी मिलिट्री होगी? यहाँ पर जिसकी मिलिट्री होगी उसका नाम है फ्रांस। नीचे जो सिसिली और नेपल्स हैं यहाँ पर कौन होगा? यहाँ पर है बुर्बो डायनेस्टी यहाँ पर रूल करेगी। तो इस तरीके से इटली कभी था ही नहीं। इटली में यहाँ पर हम ऑस्ट्रिया भी देखेंगे, यहाँ पर हम फ्रांस भी देखेंगे, आगे हम 3 को देखेंगे। यहाँ पर भी हम किसकी बात करेंगे? ऑस्ट्रिया की। फिर हम जिसकी बात करेंगे वो है बुर्बो। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इटली बहुत सारी चीज़ों में क्या हो गया है? बहुत सारे भागों में विभाजित हो गया है। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स की, यानी कि जो चीज़ें जिन्होंने इटली की यूनिफिकेशन को रोका। तो सबसे पहले आता है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, यानी कि भौगोलिक संरचना। हम अगर देखेंगे, अभी हमने जो पीछे के मैप में देखा, देखो यहाँ तक का जो पार्ट है नॉर्थन, फिर मिड में कौन आ गया? रोम, और उसके बाद में साउथ में नेपल्स और सिसिली है। ठीक है, तो जो नॉर्थन पार्ट होता है वो क्या होता है? सेमी इंडस्ट्रियलाइज्ड होता है, यानी कि वहाँ पर उद्योग होगा जरूर, यानी कि इंडस्ट्रीज होंगी, पर वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होंगी। उसके बाद में सेंटर में कौन होता है? पोप होता है, और पोप का क्या होता है? इंडिपेंडेंट स्टेट होता है, उस पर ना इटली का, ना ऑस्ट्रिया का, ना फ्रांस का किसी का आधिपत्य नहीं होता। उसके बाद में हम बात करते हैं वेस्टर्न की, तो वेस्टर्न जो है वो रूरल होता है। तो जो इटली का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो खुद ही उसको यूनिफिकेशन होने से रोक रहा है, क्योंकि जो सेंटर में है वो सेंटर जो है वो उत्तर और दक्षिणी यानी कि नॉर्थन और वेस्टर्न, नॉर्थन और साउथ को अलग अलग कर रहा है। ये मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ क्या है? साउथ है। ठीक है, फिर आता है कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग यानी कि इलाइट क्लास। आप मान के चलो जहाँ पर इलाइट क्लास होगी वहाँ पर प्रिविलेज की बात जरूर की जाएगी। वो हमेशा अपने प्रिविलेज यानी कि अपने विशेषाधिकारी को सिक्योर करने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। अब अगर वो अपने प्रिविलेज को सिक्योर करने की सोचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो यूनिफिकेशन नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर यूनिफिकेशन होगा तो उनके जो लैंड राइट है उनका क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। इसलिए वो अपने प्रिविलेज के लिए इस यूनिफिकेशन को होने से रोकेंगे। अगला आएगा
फॉरेन डोमिनेशन यानी कि विदेशी प्रभुत्व है। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ऑस्ट्रिया की सुपरमेसी भी होती है, यहाँ पोप का स्टेट भी होगा, और अगर पोप का स्टेट होगा तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर किसकी मिलिट्री होगी? फ्रांस की मिलिट्री होगी। ठीक है। अब डिफरेंट आइडियोलॉजीज, अब यहाँ पर बात यह भी है कि लोग तो होंगे जो इस यूनिफिकेशन को चाहते हैं, पर सबकी आइडियोलॉजी जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे एक आता है मेजिनी और गेरिबाल्डी, ये दोनों ही किसके सपोर्टक हैं? ये दोनों ही किसको सपोर्ट करेंगे? रिपब्लिक को सपोर्ट करेंगे। फिर आ जाते हैं हम लोग काउर के बारे में, जो इस यूनिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो है काउर, और ये जिसको सपोर्ट कर रहा है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची यानी कि संवैधानिक राजतंत्र। ये किसको फॉलो करेगा? मोनोक्रेसी को फॉलो करेगा। फिर हम बात करते हैं जियोबर्टी की, तो जियोबर्टी तो चाहता था रिलीजियस स्टेट, वो चाहता था कि पोप के अंडर में इटली बने। ना वो रिपब्लिक को दे रहा है ना मोनार्ची को दे रहा है, वो किसको दे रहा है? रिलीजियस स्टेट को इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो सबकी जो आइडियोलॉजी है वो क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है, और डिफरेंट आइडियोलॉजी की वजह से ये लोग क्या करेंगे? यूनिफिकेशन में कोई एक लीडर नहीं बना पाएंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हेल्पफुल फैक्टर्स के बारे में। तो हेल्पफुल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियन। देखो, नेपोलियन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेपोलियन वॉज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इटली, यानी कि नेपोलियन क्या है? आधुनिक इटली का निर्माता है। इटली को बनाने वाला कौन है? नेपोलियन है, फादर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले नेपोलियन आता है और एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द रीजन ऑफ इटली। इटली के जितने भी रीजन्स होते हैं उन पर वो क्या कर लेता है? अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है, यानी कि उन सबको क्या कर लेता है? अपने कंट्रोल में ले लेता है। जब नेपोलियन आता है तो आप एक बात याद रखिए, नेपोलियन हमेशा किसको प्रेफर करता था? इक्वलिटी को प्रेफर करता था। तो अब यहाँ जब वो इटली में आता है तो वो सारे पार्ट्स को सिर्फ कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देता है? 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है। अब वो इटली में क्या करेगा? इक्वल लॉ सिस्टम लाएगा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसको भी क्या कर देगा? इक्वल कर देगा। जब लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इक्वलिटी आ जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है उसका क्या हो जाएगा? एकीकरण, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे? यूनिफाइड हो जाएंगे। इसके साथ में वो क्या कर देगा? यहाँ पर फ्यूडल सिस्टम का एंड कर देगा। अगर फ्यूडल सिस्टम का मतलब ही है एलाइट क्लास, और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एलाइट क्लास होगी तो लैंड राइट्स होंगे, इसका मतलब प्रिविलेज होगी। पर जब ये इस फ्यूडल सिस्टम का ही एंड कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको जितने भी प्रिविलेज मिल रहे हैं उन प्रिविलेज का भी क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। और इसके साथ साथ क्या होगा? आंतरिक व्यापार, जो इंटरनल ट्रेड है, उसको क्या होगा? वो सबके सब इंक्रीज होंगे। यानी कि इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जो ट्रेड सिस्टम है वो डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो सबसे बड़ा फायदा किसको मिलेगा? इकोनॉमिक सिस्टम को मिलेगा। उसके बाद में स्प्रेड द सेंस ऑफ नेशनलिज्म ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये क्या करेगा? फ्रांस की जो क्रांति की राष्ट्रीय भावना है उसको प्रसार करेगा, और उसमें सबसे बड़ी जो बातें थी वो थी फ्रीडम, इक्वलिटी, ब्रदरहुड और नेशनलिज्म। अगर ये चारों चीजें इटली वासियों में आ जाती हैं तो ऑब्वियस ही बात है वो भी जिसकी ओर बढ़ेंगे वो है रिवॉल्यूशन। ठीक। अब इतना सब करने के बाद में नेपोलियन क्या करेगा? नेपोलियन उनका शोषण करेगा। अब जब शोषण करेगा तो ये 4 चीजें आने के बाद में अगर शोषण होगा तो क्या होगा? रिवॉल्यूशन होगा। अब ये लोग भी क्या करेंगे? एकजुटता दिखाएंगे यहाँ पर। ठीक है। एकजुटता दिखाने के बाद में ही यहाँ पर जो बात सामने आएगी वो आएगी यूनिफिकेशन की। इसलिए कहते हैं कि राष्ट्रीय चेतना जगाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका था? नेपोलियन का। ठीक है। नेशनल कंसिस्टेंस जगाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया है? नेपोलियन ने प्ले किया है। इसलिए हम कहेंगे नेपोलियन वॉज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इटली। ठीक है। ये आ गया हमारा
फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन। सेकंड जो है वो है कार्बोनरी इंस्टीट्यूट। ये एक्चुअल में किसका होता है? ये जो कोल वर्कर्स होते हैं, जो कोयला मजदूर होते हैं, उनका इंस्टीट्यूट होता है। और इसका मेन गोल जो होता है वो होता है ड्राइव आउट द फॉरेनर्स, यानी कि वो चाहता है कि विदेशियों को क्या कर दे, यहाँ से बाहर निकाल दे। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो ये जो होता है वो रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन होता है, पर होता क्या है, सीक्रेट में होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये काम तो करता है पॉलिटिकल गोल्स के लिए, पर दिखाता किसको है, रिलीजियस फेस्टिवल को। ठीक है, मतलब रिलीजियस फेस्टिवल के अंडर में ये किसको पूरा कर रहा है, पॉलिटिकल गोल को पूरा कर रहा है। फिर हम बात करेंगे मेजिनी और यंग इटली के बारे में। ठीक है, मेजिनी ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इटली के यूनिफिकेशन को पूरा करने के लिए। अब यंग इटली कौन बनाता है, मेजिनी बनाता है। फाउंडेड कब होता है, 1831 में होता है। हम सबसे पहले इसके बारे में जानना जरूरी है, तो वो है प्रोग्राम्स क्या क्या जाते हैं। टू क्रिएट फेथ इन द पब्लिक टूवर्ड्स फ्रीडम, जनता में ये क्या करता है, जो फ्रीडम है, फ्रीडम के लिए जोश भरता है। कौन भरता है, मेजिनी और उसका यंग इटली। दूसरा इसका जो प्रोग्राम होता है, अभी मैंने बताया सबसे बड़ा रोल ही क्या है, यूनिफाइंग, यानी कि यूनिफिकेशन करना। इस और यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा जो हिंडरेंस होता है, यानी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पैदा करता है, वो कौन है, ऑस्ट्रिया। तो ये क्या चाहते थे कि ऑस्ट्रिया को क्या कर दे, इटली से बाहर निकाल दे। पर मेजिनी की एक सोच ये भी थी कि उनको फॉरेनर्स की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर इटली वासियों को अपना यूनिफिकेशन करना है तो वो होगा भी किससे, इटली वासियों से ही। ठीक है, मतलब इटली वासी ही क्या करेंगे, अपने यूनिफिकेशन को पूरा करेंगे। अब हम मानते हैं कि बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन किसका है, मेजिनी का है। ही क्रिएट ए डिजायर फॉर नेशनलिज्म एंड इंडिपेंडेंस इन द हार्ट ऑफ इटालियंस। जिसने इनमें राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की चेतना भरी, वो कौन है, वो मेजिनी है। किसी भी देश को अगर फ्री करवाना है तो उसके लोगों में सबसे ज्यादा जो है वो भावना होनी चाहिए अपने आप को फ्री करने की, और वो भावना पैदा करने वाला कौन है, मेजिनी है। उसने क्या किया, उसने अपनी राइटिंग से, अपने आर्टिकल से, अपनी स्पीच से जो युवा वर्ग था, जो यंगस्टर्स थे, उनके अंदर जो फीलिंग्स भर दी, यानी कि स्पिरिट सेक्रीफाइस करने की, स्ट्रगल करने की, अपने देश को स्वतंत्र कराने की। इसीलिए हम कहते, मेजिनी हमेशा कहा करता था कि इटली एक राष्ट्र है और राष्ट्र बनकर रहेगा, यानी कि इटली इज ए नेशन एंड विल रिमेन ए नेशन। ठीक है, तो मेजिनी जो है उसने सबसे बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया है इटली के यूनिफिकेशन में। बाद में हम बात करते हैं कोल एंड आयरन, यानी कोयला और लोहा। एक बात मान के चलिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, जो बेसिक रिसोर्स है, वो है कोयला और लोहा। अगर आयरन इंडस्ट्री डेवलप होंगी तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। अगर आयरन होगा तो रेलवे का डेवलपमेंट होगा, और अगर रेलवे का डेवलपमेंट होगा तो जो अदर रीजन के, यानी कि अलग अलग जगहों के जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, और इन सब की वजह से जो इकोनॉमिक सोशल मोबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ये सब किसकी ओर जाएंगे, ये सारे के सारे फिर यूनिफिकेशन की ओर जाएंगे। फिर आता है कागज और शाही। कागज और शाही, पेपर एंड इंक का मतलब ही होता है इंटेलेक्चुअल क्लास, क्योंकि पेन और शाही किससे जुड़ी हुई होती है, इंटेलेक्चुअल क्लास, यानी कि बौद्धिक लोगों से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इंक्रीज करते हैं किससे, अपनी राइटिंग से। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ राइटर्स के नाम ले लेते हैं, जिसमें रासोटी आ जाता है, सिल्वियो पोलिक आ जाता है और फास्कोल आ जाता है। ठीक है, तो आज हमने जिसके बारे में बात की वो हो गया बैकग्राउंड, उसके बाद में हमने हिंड्रेंस यानी कि बाधक तत्वों के बारे में, और उसके बाद में जो हेल्पफुल फैक्टर्स हैं यानी सहायक तत्व है उनके बारे में बात कर ली। कल के वीडियो में हम लोग इसका प्रोसेस और इसका रिजल्ट जानेंगे। ठीक है, थैंक यू।